Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of October 2025. 22 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स बताऊंगा और क्वेश्चंस के साथ प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज 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 डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर 100 लाइक 150 लाइक भी नहीं हो पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो प्लीज लाइक करें अपनी तरफ से, और जितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, है ना, क्योंकि हमारा तो मार्केटिंग टीम आप ही लोग का है, आप ही मार्केटिंग के वो हैं। तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को बिना टाइम गवाए। सबसे पहले प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हम रोज प्रैक्टिस करते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब इनमें से कौन सा होगा करेक्टली आपको बताना है। ऑप्शंस आर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बी द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड डी इक्वालिटी बिफोर लॉ। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप आप लोग से बन जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बाकी डिटेल में मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में आपको डिफरेंशिएट समझना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। एक संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता होती है, चीफ उसमें पर्पस क्या होता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है। अगेन 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स फॉर मेकिंग द नेसेसरी लॉज। सेकंड है, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड द गवर्नमेंट। तीसरा है, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। एंड चौथा है, इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो देखो, ज्यादातर लोग जब 2023 में एग्जाम दिए थे तो उन्होंने डी मार्क किया था कि सोशल जस्टिस सोशल इक्वालिटी, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ जस्टिस इक्वालिटी के नाम लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिट करना गवर्नमेंट की पावर को सबसे बड़ा काम है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है कि यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। डूज एंड डोंट्स फॉर द गवर्नमेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट, 42nd, 44th एंड 86th अमेंडमेंट। तो कौन सा इसमें अमेंडमेंट था जिसने ज्यादातर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने की कोशिश की थी। आई होप आप लोग आंसर कर पाएंगे। आते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। सबसे पहले फ्रंट पेज की दो खबरें हैं। जैसा कि ऊपर आप देखेंगे, नेट न्यू H1 वीजा फी विल नॉट अप्लाई फॉर चेंज ऑफ स्टेटस। यूएस गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बार बार कुछ कुछ चीजें, अब चूंकि उन्होंने $1 लाख की H1B वीजा फी लगा दी थी, जिसके कारण शुरुआत में तो बहुत पैनिक हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ कुछ रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया। जैसे सबसे पहले उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि इट वुड बी अ वन टाइम फी, है ना। सबसे पहला उन्होंने रिलैक्सेशन ये दिया कि भाई ये वन टाइम फी होगी। दूसरा फिर उन्होंने ये दिया था कि इट वुड अप्लाई ओनली टू द न्यू एप्लीकेशंस। जो नए एप्लीकेशंस हैं केवल उन्हीं के ऊपर ये लागू होगा, पुराने एप्लीकेशंस पे लागू नहीं होगा। देखो लिखा भी है, द प्रोक्लेमेशन डज नॉट अप्लाई टू एनी प्रीवियसली इशूड एंड करंटली वैलिड H1B वीजा। मतलब जो ऑलरेडी प्रीवियसली इशूड H1B वीजा है और अगर वैलिड है वर्तमान में तो लागू नहीं होगा। इसके अलावा एनी पिटीशन सबमिटेड प्रायर टू 12 AM ईस्टर्न डे लाइट टाइम ऑफ September 21, 2025, जिस दिन अनाउंस हुआ था उसके 12 बजे रात के पहले तक के ऊपर भी लागू नहीं होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें बोली हैं। नाउ द यूएस इज सेइंग दैट ये जो है वो चेंज ऑफ स्टेटस पे नहीं लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर स्टूडेंट है जो वहां पे रहा था और उसके बाद उसको जॉब मिल गई वहां पे किसी एम्प्लॉयर में, यूएस एम्प्लॉयर में, तो उसका स्टेटस चेंज हो गया ना, स्टूडेंट से वो एक एम्प्लॉय बन गया, तो वहां पे लागू नहीं होगा। ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रिलीफ मिलेगा वहां पे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी न्यूज जो आई है वो आई है, नेट एफडीआई इनफ्लो फेल बाय 159% इन अगस्त। अब देखो, हमको ये डेटा से बिल्कुल मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी डेटा आया करे ना उसको लिखना नहीं है आपको।
कितना एफडीआई गिर गया, कितने परसेंट बढ़ गया, है ना। हमेशा इकोनॉमिक सर्वे में फाइनल डेटा जब आता है कि एफडीआई किस कंट्री में सबसे ज्यादा आया, इंडिया में कितना आया, तो केवल अपने को वो डेटा, वो एक हायरार्की पढ़नी होती है कि सबसे टॉप रिसीवर कौन था, टॉप आउटफ्लो कहाँ हुआ इंडिया से एफडीआई, तो वो जरूरी होता है। लेकिन एफडीआई क्या होता है वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो मैं आपको एक बार बता दूं एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या होता है। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब देखो, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन ये होता है दोनों के बीच में कि जो एफडीआई आता है ना, एफडीआई केवल और केवल ऐसा नहीं होता कि पैसा लेके आ गए। एफडीआई जब आता है तो वो कम से कम 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग लेता है, मतलब 10% की शेयर होल्डिंग होती है। दूसरी चीज, एफडीआई में हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, मतलब वो सिर्फ पैसा नहीं लेकर के आते, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लेकर के आते हैं, वो अपने साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लेकर के आती है। सारी चीजें एफडीआई का पार्ट होती हैं। एफआईआई में आपके पास सिर्फ पैसा आता है, जो कि हॉट मनी होता है। हॉट मनी मतलब कि आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, बहुत वोलेटाइल नेचर की होती है। एफडीआई मैंने आपको बताया थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, सस्टेनेबल सस्टेनिंग होता है ना, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इट्स नॉट वेरी शॉर्ट शॉर्ट साइटेड, है ना, लॉन्ग साइटेड होता है, मतलब फोर साइटेड होता है काफी, है ना। तो समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ भी लिखा कि एफडीआई इन्वेस्टर्स टिपिकली टेक कंट्रोलिंग पोजीशंस इन द फॉरेन फर्म्स। जो एफडीआई आ रहा है, जो कि ज्यादा अमाउंट लेकर के आ रहा है, ज्यादा टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है, इसलिए वो क्या होता है, कई बार वहां के जो एफडीआई इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंट्रोलिंग पोजीशंस लेते हैं फॉरेन फॉरेन फर्म्स में नॉट। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग एफडीआई, और डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तीसरी न्यूज है, इंडिया अपग्रेड्स इट्स टेक्निकल मिशन इन काबुल टू एन एम्बेसी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आमिर मुत्ताकी जो तालिबान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, है ना। इसमें काफी फैसले लिए गए एस जयशंकर जी के द्वारा भी, जिसमें एक फैसला था कि इंडिया का जो प्रेजेंट टेक्निकल मिशन है टू अफगानिस्तान, है ना, वर्तमान में कोई डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है हमारा, एम्बेसी नहीं थी वहां पे। हमने क्या बोला था वहां पे, उनको वादा किया कि जो हमारा टेक्निकल मिशन है उसको हम अपग्रेड कर देंगे टू एन एम्बेसी, और वो हमने कर दिया है नाउ। इमीडिएट इफेक्ट के साथ काबुल में जो टेक्निकल मिशन था दैट हैज बीन अपग्रेडेड टू एन एम्बेसी नाउ। याद रखिएगा, जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान जो नया नाम उन्होंने रखा है, उसको इंडिया अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन तालिबान के साथ इंडिया के रिलेशन चेंज हुए हैं। 2021 में सारी चीजें बंद कर दी गई थी। आप सबको पता होगा कि इंडिया ने अपनी एम्बेसी 2021 में बंद की थी, जब तालिबान ने टेक ओवर कर दिया था, और वहां पे अशरफ घनी की गवर्नमेंट, अशरफ घनी जो समय प्रेसिडेंट थे, उसको ओवरथ्रो किया था। याद रखिएगा 2021 में अशरफ घनी की गवर्नमेंट थी जिसको ओवरथ्रो करके तालिबान पावर में आया था। उसके बाद इंडिया ने अपने रिलेशंस थोड़ा सा पीछे खींचे थे, बट उसके बाद अभी हाल फिलहाल में काफी मेजर पावर्स जैसे ईरान, रशिया, चाइना जो है, गल्फ कंट्रीज हैं, वो तालिबान के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाए हैं। इनफैक्ट रशिया एकमात्र ऐसी कंट्री जिसने ग्रांट किया है रिकॉग्निशन टू द तालिबान एज द डिजियोर रूलर ऑफ द अफगानिस्तान, डिजियोर रूलर ऑफ अफगानिस्तान के रूप में उसने एक्सेप्ट भी किया है रशिया ने, ठीक है ना। तो रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट, है ना। उसी के नक्शे कदम पे हम भी चल रहे हैं नाउ, वी हैव आल्सो अपग्रेडेड। पहले हालांकि हमारा अलग व्यू पॉइंट हुआ करता था, बट नाउ दे हैव चेंज द व्यू पॉइंट। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, नाउ इट हैज बिकम एन स्ट्रेटेजिक मूव, है ना। अर्लियर ऑन इट वाज कंसीडर्ड फुलिश टू टॉक विद तालिबान, नाउ इट इज एन स्ट्रेटेजिक मूव। तो लेट्स गो विद द फ्लो एंड अंडरस्टैंड इट एज इट इज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। एफएटीएफ के बारे में आया है, एफएटीएफ में डिस्कस स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, मतलब कई बार जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है आईएसआईएस के माध्यम से, या किसी भी चीज तहरीके तालिबान पाकिस्तान के माध्यम से, या किसी भी तरीके से, उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे एफएटीएफ इसी के बारे में डिस्कशन करेगा, लेकिन एफएटीएफ के बारे में जानना जरूरी है। तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या फुल फॉर्म है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में बना था, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1989 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कराया किसने था? तो G7 ने कराया था पेरिस में। याद रखेगा, G7 समिट था पेरिस का 1989 का, वहां पे इसका इनिशिएशन हुआ था। जब ये बना था, याद रखिएगा, व्हेन इट वाज फाउंडेड, इसको बनाया गया था फॉर हैंडलिंग द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। जो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग थी उसको रोकने के लिए बनाया गया था। बाद में इसमें 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर दी गई। तो नाउ इट लुक्स आफ्टर द टेरर फाइनेंसिंग ऑल्सो, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग इनिशियली था, बाद में टेरर फाइनेंसिंग भी ऐड कर दिया गया 2001 में। एफएटीएफ के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने बता दिया। बाकी ये अपनी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट निकालता है एफएटीएफ,
एफएटीएफ, ये भी आपको पता होगा, है ना, अलग अलग डिग्री ऑफ कितना आपके यहाँ आपने टेररिज्म को स्पॉन्सर किया है, कितनी आप फाइनेंसिंग करते हो, उसके बेसिस पे ग्रे लिस्ट निकालता है, उससे ज्यादा खतरनाक ब्लैक लिस्ट भी होती है। तो ये सब आपको एफएटीएफ के बारे में पता होगा। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। चिम्स इम्बाइब 2 कॉकटेल्स वर्थ ऑफ इथेनॉल डेली फ्रॉम द राइस फ्रूट। अब ना ये क्या है, ये आर्टिकल है, ये बता रहा है कि किस तरीके से जो अल्कोहल कंजम्पशन है ह्यूमन बींग्स का, है ना, उसका जो रूट है या उसका जो फाउंडेशन है वो हमारे एवोल्यूशन में है, और किस तरीके से वो हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थे, जो पूर्वज जिनको बोलते हैं चिंपैंजीज एंड ऑल, उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, ये चीज इस आर्टिकल में है। और ये रिसर्च भी हुई है अभी रिसेंटली। अब देखो सारा कुछ जैसे जैसा कि मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। इसको बोलते हैं द ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस, लिख लीजिएगा इसको, इसको बोलते हैं द ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस। ये क्या बोलता है कि ह्यूमन का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है फॉर अल्कोहल, इट हैज इवोल्यूशनरी रूट्स, है ना, हमारा जो टेस्ट एंड लाइकिंग है फॉर प्रेफरेंस है फॉर द अल्कोहल, दैट हैज इवोल्यूशनरी रूट्स। और हमारे जो प्राइमेट्स एंसेस्टर्स थे, दे कंज्यूम्ड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग अल्कोहल। अब वो नेचुरली अकरिंग अल्कोहल कहाँ था, जैसे फ्रूट्स में। अब जैसे आपने महुआ के बारे में सुना होगा, महुआ का जो पेड़ होता है उससे भी आप शराब बनाते हैं ना। तो अब महुआ खाने वाले भी रहे होंगे जानवर, है ना। तो उनमें से जब प्राइमेट्स, स्पेशली जो चिंपैंजीज एंड ऑल थे, जब वो उसको कंज्यूम करते थे, तो वो हमारे कहीं ना कहीं एवोल्यूशन का हिस्सा बन गए, प्राइम उसका पार्ट बन गए। एंड ओवर टाइम जो ये थोड़े छोटे छोटे डोजेस इथेनॉल के कंज्यूम करते रहे, उनका एक्सपोजर जो रहा, उसी कारण से कहीं ना कहीं ये एडिक्टिवनेस या ये लाइकिंग जो है टुवर्ड्स दिस टेस्ट वो डेवलप हुई है। This is because of the fruits and all which chimpanzees have consumed through ripe, naturally occurring ripe fruits, है ना। नेचुरली occurring जो पके हुए फ्रूट्स हैं उनको खाने से जो आया, उसी से ये चीजें हैं। तो ये स्टडी की गई अभी 2 साइट्स पे, एक युगांडा में नगोगो किबाले नेशनल पार्क, याद रखेगा, नगोगो एंड किबाले नेशनल पार्क, एंड ताई नेशनल पार्क, कोट डी आइवोर जो है, वहां पे किया गया। और उसमें ये समझ में आया कि चिंपैंजीज बेसिकली हमारा 98.8% डीएनए शेयर करते हैं विद द ह्यूमंस, है ना, 98.8%। एंड इनकी डाइट इज ऑल्सो बिलीव्ड टू रिजेंबल दैट ऑफ अवर लास्ट कॉमन एंसेस्टर, है ना। इनकी जो डाइट है वो भी हमारे लास्ट कॉमन एंसेस्टर को कहीं ना कहीं मिमिक करती है। एंड इसीलिए जो इनका इथेनॉल या अल्कोहल इंटेक है, कहीं ना कहीं वही बेस बनता है हमारे इथेनॉल अल्कोहल इंटेक का। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, द ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। कभी भी आपको एम के नारायणन का एडिटोरियल दिखे, ही इज अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आपको एम के नारायण का आर्टिकल दिखे तो डू रीड दैट आर्टिकल। बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखते हैं, बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में लिखते हैं। एक एक करके मैं आपको चीजें बताऊंगा। पहले एडिटोरियल का नाम देख लो, इंडिया ट्रेवल्स इन निगोशिएटिंग अ फ्रेंडलेस वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, भारत के घटते इम्पैक्ट के ऊपर लिखा गया है। इंडिया फेसेस अ डॉन्टिंग टास्क ऑफ अडेप्टिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी टू रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल रियलिटी। सबसे पहले तो इंडिया को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी उसको रीअलाइन करने की जरूरत है, उसको हमको चेंज करने की जरूरत है, ताकि हम अडेप्ट कर सकें इस चेंजिंग ग्लोबल रियलिटी में। अब सबसे पहली बात, क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में हमने डिक्लाइन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म देखा है। जैसे मैंने बोलता ना कि वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है, यूनिलेटरलिज्म की तरफ जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, है ना। इट्स नॉट मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म मतलब एक देश दूसरे देश के साथ कोऑपरेशन में रहे, बट ये चीज डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं, इसका डिक्लाइन हो रहा है। वर्ल्ड जो है काफी फ्रेगमेंटेड है, फ्रेंडलेस वर्ल्ड बोल रहा है ऑथर, इसको फ्रेंडलेस वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ट्रस्ट डेफिसिट काफी ज्यादा है, भरोसा नहीं कर पा रहा है कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में, इसीलिए शायद 3 से 4 वॉर लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यूसली कॉन्करेंटली चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे में इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो क्या है इस समय, और क्या करने की आवश्यकता है, वो देख लेते हैं। तो ऑथर ने बोला कि इंडिया का जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रेलिवेंस है वो घट रहा है। इंडिया हैज इंडिया इज बिकमिंग जियोपॉलिटिकली इररेलेवेंट। नाउ सी द वर्डिंग ऑफ द ऑथर, ही इज सेइंग दैट इंडिया इज बिकमिंग जियोपॉलिटिकली इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखो तो ना तो आप गाजा गाजा ट्रूस में थे, गाजा में जो पीस हुआ उसमें इजिप्ट था, कतर था, टर्की था, लेकिन आपने कोई रोल नहीं प्ले किया। इसके अलावा पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो सेलिब्रेशन हुआ वेस्ट एशिया में, वहां पे भी आपका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम था। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मार्जिनलाइजेशन, इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मार्जिनलाइजेशन। ये वर्ड जरूर याद रखना। पहला क्या है, जियोपॉलिटिकली इररेलेवेंट वर्ड यूज किया गया है, डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक मार्जिनलाइजेशन वर्ड यूज किया गया है। इसके अलावा जेंजी रेवोल्यूशन हुआ नेपाल में, वहां पे भी हमारा लैक ऑफ डेप्थ और हमारा लैक ऑफ इन्फ्लुएंस दिखा एज अ इमीडिएट नेबरहुड, है ना।
फिर इंडिया बाई स्टैंडर रहा। इनफैक्ट टर्की बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा काफी इवेंट्स में, इंटरनेशनल इवेंट्स में, लेकिन इंडिया इंडिया वाज अ बाई स्टैंडर्ड। इसके अलावा टर्की के ने पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट दिखाया। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान जब बीच में वॉर की कंडीशन बनी थी, तो पाकिस्तान का फिर भी खुल के सपोर्ट कर रहा था टर्की, लेकिन इंडिया के साथ खुल के सपोर्ट करने वाली कोई कंट्री नहीं थी। अभी भी आप नहीं बता सकते कि किसी कंट्री ने इंडिया का सपोर्ट किया हो। पाकिस्तान में आप बता सकते हैं कि सऊदी था, टर्की था, जिन्होंने खुल के सपोर्ट किया। सो दैट इज द डिमिनिशिंग इन्फ्लुएंस। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया। सो दैट आल्सो शोज योर डिमिनिश्ड इन्फ्लुएंस इन द वेस्ट एशिया। तो ओवरऑल इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अडेप्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट की कमी देखने को मिली है। वेरी वेरी गुड आर्टिकल ऑथर ने ये जो लिखा है, बहुत ही बेहतरीन लिखा है। अब हमको अपना, अगर हम पूरा नेबरहुड उठा करके देखें तो बहुत ही वोलेटाइल नेबरहुड है। चाइना है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है जो कि हमेशा चाइनीज इन्फ्लुएंस में रहता है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज जो है कहीं से हमको क्रेडिबल सपोर्ट नहीं मिलने की संभावना है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी जियो पॉलिटिक प्रेफरेंसेस को सॉर्ट आउट करें और अपने आप को अडेप्टेबल बनाएं, ताकि ऐसे एटमॉस्फेयर में भी हम अपने आप को रेलिवेंट बनाए रख सकें, है ना, अपने आप को रेलिवेंट बनाए रख सकें। ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस ऐसे नहीं कि हम इसको ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप मान सकें। हालांकि आज अभी हाल फिलहाल में थोड़ा हमने मीटिंग की है, थोड़ा उन्होंने भी हमको अच्छा अच्छा बोला है, हमने भी उनको अच्छा अच्छा बोला है, लेकिन फिर भी हम इसको ये नहीं मान सकते कि सब कुछ ऑल इज हंकी डोरी, है ना, वो सही नहीं है सब कुछ। तो बहुत सारे लेसन लेने की आवश्यकता है हमको, अपनी डिप्लोमेसी को रीइमेजिन करने की आवश्यकता है। एंड ऑब्वियस बात है, हम अपने डेमोक्रेटिक मॉडल्स को, इन सबको प्रमोट कर सकते हैं। वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, ऐसी कंट्रीज के साथ हमको रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। दीज आर द सजेशंस बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरे एडिटोरियल पे आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एडिटोरियल है, वी नीड अ लॉ टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक वर्कर्स। हमको एक लॉ की आवश्यकता है जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स को प्रोटेक्ट करे। अब ये क्यों लिखा गया है ये आर्टिकल? सिंपल सी बात है, जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था यूनियन गवर्नमेंट को और कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाइए जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स, जो आपके घरों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके लॉ के बारे में उनके लॉ को, उनके राइट्स को डिफाइन करेंगे। ये ठीक है ना, समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में डायरेक्टिव दिया था कि यू शुड मेक अ लॉ, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ डिफाइनिंग द राइट्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप सेटअप करिए कमिटी जो कि लीगल एंड वेलफेयर फ्रेमवर्क बनाएगी फॉर द डोमेस्टिक वर्कर्स। बट अभी भी कमिटी को रिपोर्ट सबमिट करनी थी 6 महीने में, बट अभी भी स्टेटस अनक्लियर है। सॉरी। बात कर लेते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स की, तो एस्टिमेटेड 4 मिलियन टू 90 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इंडिया में, और मेजोरिटी जो है इनमें से वुमेन, गर्ल्स, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज से हैं। ठीक है ना। तो इस कारण से और ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है सेक्टर, और ऐसे में ट्रैफिकिंग के केसेस, कन्फाइनमेंट केसेस भी बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए लॉ, राइट्स और ये सब बने, है ना। सॉरी। की चैलेंजेस क्या क्या है, तो ऑथर ने कहा कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो चूंकि घरों के अंदर रहते हैं, तो मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। और ऐसे में डोमेस्टिक वर्कर्स हरासमेंट, अब्यूज, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बहुत ज्यादा फेस करते हैं। चाइल्ड लेबर भी प्रेवेलेंट है कई ज्यादा, है ना। उनको हो सकता है जॉब अच्छा कम्युन हाइजीन ना प्रोवाइड हो रहा हो, उनको हो सकता है अच्छा कोई सैलरी ना प्रोवाइड की जा रही हो। तो ऐसे में लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। इंडिया के पास कोई नेशनल लॉ नहीं है जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स को प्रोटेक्ट करे। हालांकि ILO कन्वेंशन अगर हम 189 देखें तो वो रिकॉग्नाइज करता है डोमेस्टिक वर्कर्स के राइट को, और इंडिया ने फेवर में वोट भी किया है। लेकिन अभी तक ILO कन्वेंशन नंबर 189 जो कि राइट्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स, उनको हमने रेटिफाई नहीं किया है। वोटेड इन फेवर बट नॉट रेटिफाइड इट। ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह के लॉ लेकर के आए। तमिलनाडु में जैसे 2 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स थे, तो उनका एक वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है जो कि पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, एजुकेशनल एड, एक्सीडेंटल रिलीफ प्रोवाइड करता है ना। लेकिन हालांकि वहां पे भी वर्कर्स अभी बहुत कम रजिस्टर्ड है ना। वहां पे भी पे डिफाइन की गई है, बट एक्चुअल पे अभी भी बहुत कम है। कर्नाटका ने प्रपोज किया डोमेस्टिक वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2025, अभी प्रपोज किया गया है। तो ऑथर ने रिकमेंडेशन ये दिया कि भाई आपको एक लॉ बनाने की आवश्यकता है जो ना केवल उनके मिनिमम वेजेस की बात करें, उनके राइट्स की बात करें, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करें, उनके साथ किस तरीके से हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में एक लॉ हमको कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की आवश्यकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, जो कि इंडिया भी लैक कर रहा है। अच्छा आर्टिकल था, आपको पता होना चाहिए। आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। कोर सेक्टर्स ग्रोथ स्लोज टू 3 month लो ऑफ 3% इन सितंबर।
ठीक है। अब जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज होता है ना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्ट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो ये 8 कोर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, लिख लीजिएगा। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। 8 है, फिर से बताता हूँ। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 है। आईआईपी एक निकाला जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका ये 40.27% वेटेज फॉर्म करती है। 40.27% वेटेज ऑफ द आईआईपी इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर वेटेज है वो भी देख लेते हैं। 28% है पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का है 19.85%, स्टील का है 17.92%, कोल का है 10.3, क्रूड ऑयल का है 8.98, नेचुरल गैस का है 6.88, सीमेंट का है 5.37 एंड फर्टिलाइजर का है 2.63। सॉरी। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक छोटा सा सवाल, मुझे आप कमेंट सेक्शन में आज बताइएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बता दूं, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक ट्रीटी साइन की है, एक डील साइन की है, जो कि चाइना के रेलिवेंस को खत्म करने के लिए है, स्पेशली इन द रेयर अर्थ फील्ड। बट वो खत्म होगा नहीं, तो ये आपको ये बताना होना जरूरी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। चाइना हॉक तकाइची इज जापान फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, लिख लीजिएगा इसको। सनाए तकाइची चाइना की सॉरी जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, एंड सी इज चाइना हॉक। चाइना हॉक का मतलब होता है चाइना के खिलाफ थोड़ा अग्रेसिव है, ठीक है ना। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। एक और न्यूज, परवेज रसूल रसूल फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।